हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एएमयू क्लास 11 2021 इंट्रेंस एग्जाम पेपर मैथमेटिक्स। हम आपको बता दें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है और हम यहाँ पे मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि इफ ए इक्वल टू 2n प्लस 13 एंड बी इक्वल टू n प्लस 7, n इज ए नेचुरल नंबर देन एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को कैसे करें? तो देखिए, पहले ही बोल चुका है कि n इज ए नेचुरल नंबर, एक या n एक नेचुरल नंबर है, तो हम n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम n की जगह 1 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो a क्या हो जाएगा? ए हमारा हो जाएगा 15 और बी क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब ए और बी का एचसीएफ यानी 15 और 8 का एचसीएफ हम निकालते हैं, तो वो कैसे निकलेगा? तो देखिए 8 15, तो 8 1 जा 8, कितना बचा 7, 7 फिर 8 को डिवाइड करेगा, 8 1 जा 8, 7 1 जा 7 1, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसका आंसर 1। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल? ठीक है, तो देखिए कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर 2 या 5 का मल्टीपल ना हो, जिसके डेसिमल में 2 या 5 का कोई मल्टीपल ना हो, वही नॉन रिपीटिंग और नॉन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो देखिए इसमें 2 का फैक्टर है, इसमें भी है, इसमें 5 का है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लेट्स अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट? इन में से सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 7 पे पावर 2 का होल पावर 3/2। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ से हमें मिलेगा 7 पावर 3। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा? देखिए जब माइनस पावर माइनस में रहता है तो ये 1 हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 343 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इस पर पावर 1/3। ठीक है, 343 का क्यूब रूट हमारा 7 होता है। ओके और ये इस पर भी पावर क्या है? निगेटिव है, तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, 3 नीचे चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमेशा 1 से छोटी होगी। ओके, ये हमेशा 1 से छोटी होगी। ये 7 है, ये 7 पे पावर, ये वाली क्वांटिटी हमारी 7 पे पावर 3 है और ये वाली क्वांटिटी 7 पे पावर 2 है, तो इनमें सबसे बड़ा 7 पे पावर 3, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, क्योंकि 7 पावर 3 यहाँ पे हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी क्वांटिटी नंबर होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। ये देखिए कितना आसान सवाल, कितना आसान सवाल। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसने दिया है 0.6 पे पावर 0 माइनस 0.1 पे पावर -1। ठीक है, 3/8 पे पावर -1, 3/2 पे पावर 3 प्लस -1 पावर -1/3 पे पावर -1। ठीक है, अब देखिए समथिंग पे पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 आ जाए तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, और ये क्या होगा? अच्छा, इसको इसके जगह पे हम 1/10 लिख सकते हैं क्या? इसके जगह पे हम लिख देते हैं 0.1 की जगह पे हम लिख देते हैं 1/10। ठीक है, 1/10 पे पावर माइनस है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -10 पे पावर 1। ओके, नीचे इस पे भी पावर माइनस है, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और इस पे भी पावर प्लस हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा पावर, और ये 3 पे पावर 2, 3/2 पे पावर 3 और प्लस
ये भी देखिए रेसिप्रोकल हो गया और इस पर भी पावर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 10 पावर 1 तो 10 ही हो जाएगा 10। और ठीक है, 1 में से 10 को माइनस करेंगे तो -9। नीचे ये 8/3 इंटू 3/2 का होल क्यूब है, तो यहाँ नीचे क्या आएगा 2 2 4 2 8, 8 से 8 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 3 3 जा 9, 27 में 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे -3 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा -9/6, बोले तो -3/2। ओके, -3/2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, -3/2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगले सवाल में बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, ठीक है, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, सारे 3 डिजिट नंबर का सम निकालिए जो 7 के मल्टीपल्स हों। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100 होता है और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर 999 होता है। ठीक है, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे जो 7 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो उसे निकालने के लिए हम पहले 7 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 7 का टेबल पढ़ते हैं, तो 15 7 जा 105। ठीक है, तो सबसे पहला जो अंक है जो 7 से डिविजिबल होगा वो है 105। इसके बाद आएगा 112, उसके बाद आएगा 119, ऐसे करते करते हमारा जो लास्ट आएगा, कौन सा नंबर हमारा लास्ट में आएगा जो 7 से डिविजिबल हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस 7 से इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं कि कौन सा नंबर आ रहा है। तो 7 1 जा 7, 2 9 7 4 जा 28, 1 बचा 9, 7 4 जा 7 2 जा 14, रिमाइंडर 5। ठीक है, अगर हम इस नंबर में से अपना रिमाइंडर घटा दें तो जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो कौन सा नंबर होगा, हम इसमें से अपने रिमाइंडर को घटा रहे हैं, तो ये नंबर आएगा 994। ठीक है, तो लास्ट नंबर हमारा कौन सा आएगा 994। ये सारे नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो कुल कितने नंबर होंगे, पहली बात तो ये कुल कितने नंबर हैं। ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ना है, अब हम इन सभी को जोड़ना है, इन सारे नंबरों को जोड़ना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये क्या बन रही है, यह एक एपी बन रही है। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है +7, यह एक एपी बन रही है। ठीक है, अब एपी का सम कैसे निकालेंगे, तो S इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ठीक है, ए हमें दिया हुआ है, ए फर्स्ट टर्म हमारा 105 है, लास्ट टर्म 994 है। ठीक है, लेकिन एन हम कैसे निकालें। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस n-1d होता है। ओके, तो एल हमारा कितना है 994। ठीक है, ए कितना है 105 प्लस n-1, डी कितना है 7। ओके, डी हमारा 7 है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से हम n की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो यहाँ से n की वैल्यू हम 105 को इधर लाकर माइनस करते हैं, तो हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8। ओके, और डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 इक्वल टू n। ठीक है, तो n इक्वल टू 7 7 टू जा 14, 7 7 जा 49 प्लस 1, तो कुल 128 ऐसे नंबर आ रहे हैं, कुल 128 डिफरेंट नंबर आ रहे हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो अब इनका सम हम निकाल देते हैं, S इक्वल टू 128/2, फर्स्ट टर्म 105 प्लस लास्ट टर्म 994। ठीक है, अब 64, इसका हाफ करेंगे, 64 इंटू 5 और 4 9, ये 9 और 0 9 और ये 110। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आ रहा है। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। काफ़ी आसान सवाल, काफ़ी आसान सवाल। ठीक है, जिसने भी थोड़ा बहुत अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किया होगा वो इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, sum of first n term of p is the sum is equal to the sum of n terms then the sum of m n plus। ठीक है, sum of n term किसी एपी का sum of m term is equal to sum of n term। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, m by 2। ठीक है, 2a प्लस m माइनस 1d। इधर से क्या लिखेंगे, n by 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। इधर आएगा 2am प्लस m माइनस 1d इक्वल टू 2an प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इसको इधर लाते हैं तो, और यहाँ से 2a कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस m। यहाँ से ये आएगा तो माइनस हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n d तो हम कॉमन ले चुके हैं, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू में जीरो। काफ़ी आसान सवाल, काफ़ी आसान सवाल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से इसको ऐसे लिखते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, माइनस में एम माइनस एन। ठीक है, इक्वल टू जीरो। फिर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, एम माइनस एन प्लस डी। एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को फिर हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब हम यहाँ से m माइनस एन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो m माइनस एन जैसे ही हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा 2a प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, इक्वल टू जीरो। ओके, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब देखिए क्या करना है हमको। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं। हम्म, यहाँ से हम एक काम करते हैं अपना ये, हाँ, यहाँ से 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू जीरो। ये m माइनस एन को इधर भेजेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब एट लास्ट हम क्या करेंगे, एट लास्ट हम क्या करेंगे कि हम ये जो इक्वेशन दिख रहा है, ये जो इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन में दोनों साइड m प्लस एन बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा m प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, यही तो हमारा सम ऑफ n प्लस एन टर्म है। प्रूफ हो गया कि क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये जीरो आएगा। सम ऑफ m प्लस एन टर्म जीरो आएगा। ठीक है, देखिए प्रूफ हो गया, ये हमारा सम ऑफ m प्लस एन टर्म है जो जीरो की इक्वल आ रहा है। ओके, चलिए लेट्स हम आगे की ओर मूव करते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन greater than its numerator by 11 if 8 is added to both its numerator and denominator it becomes 3/4 then fraction is। ठीक है, कोई एक फ्रैक्शन है। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से 11 ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम 8 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दें तो इसका, तो ये 3/4 बन जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका न्यूमरेटर x है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कितना होगा, x प्लस 11, क्योंकि 11 इससे ज़्यादा है।
और क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 8 हम ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर देते हैं तो 3/4 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये x+8 अपॉन x+19 हमारे 3/4 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम ये देखेंगे 4x+32 इक्वल टू 3x+57। ठीक है, तो x हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, x हमारे 25 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर x हमारा 25 है तो डिनोमिनेटर कितना होगा x+11, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर वाले पार्ट से 11 ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 36। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हमारा न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर यानी 25/36। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कितना आसान, कितना आसान, कितना आसान, इससे भी कहीं आसान क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखो एकदम आसान सवाल, एकदम आसान सवाल, बच्चों को टफ जरूर लग रहा होगा लेकिन एकदम आसान सवाल। देखो ये तुम्हें दिया है कि ये ऊपर का तो इतना दे दिया है पहले ही। ठीक है, इसी का यूज कर कर हम इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जो ये हमारा x अपान a+x प्लस y अपान b+y प्लस z अपान c+z दिया हुआ है, इसमें एक काम करते हैं हम कि ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें हम c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे हो जाएगा ax, इधर आएगा a² प्लस ax। ठीक है, यहाँ पे होगा b² प्लस by प्लस c² प्लस cz। ठीक है, अब देखो a² की वैल्यू हमें कुछ यहाँ पे दी हुई है, उसको यहाँ पे लाकर रखते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे लाकर अगर जैसे ही पटके तो क्या हो जाएगा by प्लस cz प्लस ax। ठीक है, यही काम हम यहाँ भी करेंगे। हमने b² की वैल्यू यहाँ पे लाकर पटक दी, इसके जगह पे हमने b² की वैल्यू लाकर पटक दी। और जैसे ही हमने यहाँ पे b² की वैल्यू ला के पटकी तो देखिए ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये जो हमारा एक्सप्रेशन जो आ रहा है ये ऐसे हो जाएगा ax प्लस by प्लस और ये cz। ठीक है, अब देखिए इन तीनों फ्रैक्शन में नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, सब में ax प्लस by प्लस cz आ रहा है, इसमें भी ax प्लस by प्लस cz, इसमें भी ax प्लस by प्लस cz, इसमें भी तीनों सेम आ रहा है। ठीक है, तो तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz। ठीक है, और ऊपर ये यहाँ से ax आ जाएगा, यहाँ से by आ जाएगा, यहाँ से cz आ जाएगा। ठीक है, और ये टोटल डिवाइड होकर 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी 1। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना आसान सवाल, बच्चों को बहुत टफ लग रहा होगा। इसमें थोड़ा भी जो कोई भी थोड़ा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उसको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा, बहुत ही आसान। इसने बोल दिया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच जीरो पोलिनोमियल एंड बी ए रिलेटेड टू α² प्लस β²। ठीक है, अल्फा बीटा, ठीक है, इस पोलिनोमियल के जीरो हैं। ठीक है, ये पोलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरो हैं। ठीक है, हम भी मान लेते हैं भैया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अगर जीरो हैं तो की वैल्यू निकालिए कि अल्फा बीटा इससे रिलेटेड हो। ठीक है, चलो हम अल्फा बीटा क्या करेंगे, अल्फा बीटा कहेंगे -4/k और अल्फा डॉट बीटा को क्या लिखेंगे 4/k। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमारा होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा हमारे किसके इक्वल है -4/k, तो -4/k का होल स्क्वायर इक्वल टू इसके जगह पे हम क्या पुट करते हैं 24 दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस 2 इसके जगह पे 4/k क्या आया 16/k² इक्वल टू 24/8/k। ओके, अब हम क्या करें, अब हम इसमें ये
8 से डिवाइड करते हैं तो देखो इधर आएगा 2/k²। यहाँ से 8, यहाँ से 8 3 जा 24, तो 3 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/k आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहते हैं k² से बहुत साइड मल्टीप्लाई कर दो, k² से बहुत साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर हो जाएगा 3k² प्लस k, इधर हो जाएगा 2। अब 2 को इधर अगर हम लेकर आते हैं, अगर 2 को हम इधर लेकर आते हैं तो देखो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बनेगा 3k² प्लस k-2 = 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 3k कॉमन ले लेते हैं तो k+1, यहाँ -2 कॉमन ले लेते हैं तो k+1 = 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यू आएगी, एक k+1, 3k-1 2 = 0। तो k की दो वैल्यू आ रही है -1 और 2/3। कौन सा ऑप्शन सही, -1 2/3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसने हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। इसने बोला है क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, ठीक है, वो इतना डिस्टेंस 288 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, और उनकी उसकी स्पीड जो है वो इनफॉर्म है। ठीक है, कहीं भी स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, और बोल रहा है इफ़ स्पीड 4 किलोमीटर मोर, मतलब अगर इस ट्रेन की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ज़्यादा होती तो 1 किलोमीटर घंटा कम समय लेता। ठीक है, तो स्पीड अब इस ट्रेन की स्पीड बतानी है। ठीक है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस हमारा 288 है, हम स्पीड भी ले लेते हैं और टाइम टी ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बोला, फिर हमको उतना ही डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन अगर हम मतलब स्पीड को 4 किलोमीटर से बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो हमारा टाइम 1 किलोमीटर मतलब 1 घंटा से कम हो जाती है। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ता है तो टाइम घटेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब हमें स्पीड बतानी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से इस इक्वेशन में फर्स्ट वाले इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल कर सेकेंड वाले में पुट करते हैं और टी को बाहर निकालते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा v+4 इंटू टी क्या आएगा 288/v-1। ओके, एंड इसको सॉल्व करने पे ये आएगा 288v+4। मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ तो थोड़ा देख लीजिएगा। 288v-v² प्लस, और यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 3 5 कैरी 3, 4 2 जा 11 -4v। ठीक है, इधर भी 288v। ठीक है, तो 288v से 288v कैंसिल। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से v² प्लस 4v-1152 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमें सॉल्व करना है तो हम एक काम करते हैं, 1152 का फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो, फैक्टराइजेशन मेथड से 1152 को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अगर हम 11 मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका जैसे ही फैक्टराइजेशन करोगे, तुम्हें एट लास्ट तुम्हें इसके फैक्टर जो यहाँ पे लागू हो सके वो मिलेंगे हमें 32 और 36। ठीक है, तो 4v को हम ऐसे लिखेंगे v² प्लस
36 भी माइनस 32 भी माइनस 1152 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, भी प्लस 36, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, भी प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से v की दो वैल्यू आएंगी 32 और -36। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन v इक्वल 32। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारा स्पीड कितना आएगा 32 किलोमीटर पर हावर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। हाँ, ये बहुत आसान सवाल है, ये बहुत आसान सवाल है, ये बहुत आसान सवाल है। बस जिसको फार्मूला मालूम हो ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो इस सवाल को कर लेगा। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए, ये क्वांटिटी हमें दी हुई है, तो हम इसके दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स प्लस 1/x। हम बस यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी का प्लस बी ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3। इसके जगह पे हम फिर यहाँ से p पुट कर देंगे, तो यहाँ p हो जाएगा, यहाँ पे p³ हो जाएगा। ठीक है, तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू p³ माइनस 3p। ठीक है, हमें क्या चाहिए x⁻6 प्लस 1/x⁻6। तो हम बहुत सारी स्क्वायरिंग कर देते हैं, इसी में स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों ओर। तो होगा x/6 प्लस 1/x/6 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस ओर p पे पावर 6 प्लस 9p स्क्वायर माइनस 6p पे पावर 4। ओके, ये तो कैंसिल, 2 बचा, 2 को हम उधर भेज देते हैं। इधर आकर 2 माइनस में हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन डी, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए इस बार कितने आसान सवाल आए हैं, कितने आसान सवाल है, एकदम ही आसान, एकदम ही आसान। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, और बोला इसको वास्तविक मूल्यों की संभावित संख्या क्या है, मतलब इसके रियल रूट क्या होंगे। इक्वेशन हमारा जो है वो है x² माइनस एक्स पे पावर 6 माइनस 26 x³ माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, x³ को t मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा t² माइनस 26t माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो t माइनस 27 प्लस 1 t माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यू t क्या आएगी, t इक्वल टू 7 एंड t इक्वल टू -1। ठीक है, तो t हमारा क्या था x³ था, तो 27 और इस x इक्वल टू -1। ठीक है, तो x³, ठीक है, तो 27 का क्यूब रूट। ठीक है, तो 27 का क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ पे रियल रूट आएंगे, रियल रूट के लिए x की रियल वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, और यहाँ से x -1 आएगा। अगर हम रियल रूट की बात करें तो हमारे टोटल 2 रियल रूट होंगे। हम इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस रियल रूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें 2 मिलेंगी। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कितना आसान सवाल, कितना आसान सवाल, बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए था, बाकी सब आसान था। देखिए ये सवाल देखिए, समांतर चतुर्भुज वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, एक पैरेललोग्राम है, हम बना देते हैं, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी डी। यह है 3,4, यह है 3,8, ये है 9,8। ओके, और इसे हम h के ले लेते हैं और इसे हमें फाइंड करना है। ठीक है,
तो देखिए ये लाइन इसके पैरेलल होगा, तो इस लाइन का स्लोप इस लाइन की इक्वल होगा, इस लाइन का स्लोप इस लाइन के इक्वल होगा। तो 8 माइनस स्लोप, तो हम क्या करते हैं, हम स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप इक्वल दिखा देते हैं। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 3 इजकल टू, ठीक है, 8 माइनस के अपॉन 9 माइनस एच। देखिए यहाँ पे 3 मतलब इसका ये इन्फानाइट आ जा रहा है, मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन रही होगी वो हमारी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रही होगी, ठीक है। इन्फानाइट आने का मतलब यही है, स्लोप इन्फानाइट आने का मतलब यही है, एक लाइन वो परपेंडिकुलर हो गई, मतलब इसका मतलब जब ये जीरो हो रहा है तो ये भी इन्फानाइट आना चाहिए, तो ये भी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा एच इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम इस लाइन का स्लोप हम ए डी के स्लोप के इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 8 माइनस 8 अपॉन 9 माइनस 3 इक्वल टू के माइनस 4 अपॉन एच माइनस 3, ठीक है। तो ये तो जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो होगा तो इधर वाली भी टर्म जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से हमें के की वैल्यू 4 मिलेगी। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 9, 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कितना आसान सवाल, कितना आसान सवाल। जो बच्चे पढ़े हैं हम लोगों से, हमने सब उन सभी को ये सारी बातें बताई हुई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। हाँ, ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक पोल है, a pole has to be erected at a point on the boundary of circular park of diameter 13 meter in such a way that difference between distance from, इसको आप पढ़िए। ये बोल रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, इसके एक बाउंड्री पे मान लीजिए यहाँ पे पोल है, ठीक है, और इसका डायमीटर मान लीजिए यहाँ पे डायमीटर इसका 13 है, ठीक है। तो हर डायमीटर के अलॉन्ग एक एक गेट लगा हुआ है, ठीक है। और इन दोनों गेट से जो इस पोल की डिस्टेंस है उनका डिफरेंस 7 दिया हुआ हो। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए और सी मतलब इस गेट, सी वाले गेट से ए पोल की दूरी और बी वाले गेट से ए पोल की दूरी का डिफरेंस दिया गया है 7 और ये डायमीटर 13। ओके, ठीक है। तो हमें बताना है कि ए बी कितना होगा, ए सी कितना होगा, ठीक है। तुम इसमें से तुक्का भी मार सकते हो, लेकिन हम सॉल्व कर कर करेंगे, ठीक है। देखिए डायमीटर पर बनने वाले किसी भी ट्राइंगल, ये 90 डिग्री होता है एंगल, ठीक है। तो चलो इसे मान लेते हैं y, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं y, इस वाले को मान लेते हैं x, ठीक है। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस। पाइथागोरस जैसे ही लगाएंगे तो ये बोलेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13/4, मतलब 169/4, ठीक है, 169/4, ठीक है। इसका सॉरी ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मतलब 169, ठीक है। तो यहाँ से हम y की जगह लिखेंगे x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 169, ठीक है। तो ये होगा एक्स का स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x इक्वल प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 169 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 14x, ठीक है। इसमें से इस 49 में से 169 में माइनस करेंगे तो 0, 120 ओके इक्वल टू 0, ठीक है। और हम 2 से डिवाइड करके इसको और छोटा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। हाँ अब ठीक है, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का आएगा x प्लस 12
-5 कॉमन लेने पे x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5, और जैसे ही x की वैल्यू हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके, दो पैरेलल लाइन हमें दिए हुए हैं अभी। ओके, और हमको ये इस देखो यहाँ पे बना रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, इस ये जो ए बी है इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल है। फिर यहाँ पे ये जितना है उतना ही एंगल ये भी है। ठीक है, तो हमको ये एंगल बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये पूरा एंगल डी ए सी प्लस, ठीक है, और ये पूरा एंगल बी ई सी बी, ई सी बी कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, ओके। अब देखो हम क्या करें, अब डी ए बी दोनों ओर हाफ कर देते हैं। तो जैसे ही एंगल हम हाफ करेंगे तो हाफ ऑफ एंगल डी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल ई सी बी, ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा एंगल क्या है, ये जो एंगल हमें दिख रहे हो ट्रायंगल में, ये एंगल डी ए सी का हाफ ही तो है। तो ये हमारा एंगल क्या हो गया, बी ए सी हो गया, और ये एंगल क्या हो गया, ये ये ई सी ए एंगल का हाफ है। नहीं नहीं, ई सी ए एंगल का हाफ है। ठीक है, ये इस पूरे एंगल का हाफ है, तो ये हो गया एंगल बी सी ए इक्वल टू 90। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो, इस एंगल का और इस एंगल का सम हम यहाँ से 90 पा गए, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 90 होता है, और दो एंगल का सम हमने यहाँ से 90 पा गए, तो तीसरा भी हमारा 90 की इक्वल होगा। ओके, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कितना इजी, सो इजी, क्वेश्चन इज सो इजी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हाँ, ये क्या बोल रहा है, इसको भी देखते हैं। बोल रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी मतलब ये एंगल, ये पूरा एंगल ये हमें 36 दिया हुआ है, 36 डिग्री, 30 36 डिग्री। ओके, ये पूरा एंगल हमें 36 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हमने मान लिया। हमें एंगल बी और सी बताना है। ठीक है, तो देखो ये एंगल ए बी और ए सी जैसे इक्वल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गए। ठीक है, इस एंगल को हम एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, यानी एक्स प्लस 36 180 के इक्वल होना चाहिए, यानी 2x 180 में 36 को घटाएं, 10 में से 6 4 और 7 में से 3 4। ठीक है, 144 आ रहा है, तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा 72 डिग्री, यानी ये एंगल हमारा 72 हो गया, ये भी हमारा 72 हो गया। ठीक है, लेकिन देखो एक ही यहाँ पे देखो एक ही कॉर्ड पे अगर एंगल सबटेंड हो सेंटर पे, ठीक है, और तीसरे किसी और पॉइंट पे जो सेंटर पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल, ये जो सेंटर पे लाई कर रहा है, जो सेंटर पे बन रहा है एंगल, इस वाले एंगल के दुगुना होगा, यानी एंगल बी ओ सी जो है वो 2 टाइम एंगल बी ए सी होगा। ठीक है, और एंगल बी ए सी कितना है 72 डिग्री, तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा 144 डिग्री। ठीक है, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सब कोई जानता होगा, ये तो सब कोई जानता होगा ये क्वेश्चन, कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का corresponding altitude similar triangle are 6 and 9। ठीक है, then ratio of their एरिया उनके एरिया के रेशियो क्या होगा। ओके,
चलिए इसको बताइए आप लोग। ठीक है, इफ corresponding altitude of two similar triangle, एक ट्रायंगल यह है और एक ट्रायंगल यह है, ठीक है, 6 और ये 6 है, ये 9 है, ठीक है। तो इसी रेशियो में हमारा इनका बेस भी होना चाहिए, यानी इनका एरिया हो जाएगा ठीक है। अगर इसका अल्टीट्यूड 6:9 में है, तो अगर ये बेस है इसका, तो भी 6:9 में होना चाहिए, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया होता है, ठीक है। तो एरिया हमारा ये होता है। तो अगर हम एरिया का रेशियो निकालें तो ऊपर का अल्टीट्यूड का रेशियो 6/9, फिर बेस का रेशियो 6/9, ये होगा 4/9। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। ये दिया हुआ है त्रिभुज सेंट्रॉइड ऑफ देन एरिया ऑफ जी ए बी। कोई भी एक ट्रायंगल है, ये इसका सेंट्रॉइड है, ठीक है। सेंट्रॉइड जी है, ये ए, ये बी, सी। तो ट्रायंगल जी ए बी का एरिया पूछ रहा है, तो इस पूरे वाले एरिया का 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 19 भी हमारा क्वेश्चन हो गया, कितना आसान, देखते ही बोल दोगे, ठीक है। हाँ, यहाँ देखते हैं, ये यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हमें सर्कल का रेडियस दिया हुआ है और ये भी बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब यहाँ कहीं इसका सेंटर रहा होगा, ठीक है। और ये इसका यहाँ सेंटर रहा होगा, ठीक है। और ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 30 क्योंकि हाफ कर देगा ये, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ से हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ गिराते हैं, ठीक। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो ये परपेंडिकुलर अगर सेंटर से हमारा आया है, सेंटर से हमारा आया है, तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब जितना ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ की होगी। इसको हम बेस मान लेते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालते हैं कोस 30, ठीक है। कोस 30 जैसे ही निकालेंगे तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो गया, हमारा रेडियस, क्योंकि ये सेंटर से इस ए की दूरी आर के बराबर होगी, ठीक है। तो बेस हमारा क्या आ जाएगा, √3/2r, ठीक है। बेस आ गए, तो साइड क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का साइड क्या हो जाएगा, ये बेस के दुगना हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉर्ड यहाँ से सेंटर से हमने गिराया था परपेंडिकुलर, इस पूरे साइड को ए बी को दो हिस्सों में बांट दिया था, बाइसेक्ट कर दिया था। तो साइड क्या हो जाएगा 2b, बोले तो 2 × √3/2r, बोले तो √3r, ठीक है। हमें साइड मिल गया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, ये होगा π × 8 का स्क्वायर, यानी 64 पाई, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये होगा √3/4 × √3r², क्योंकि इक्वलेटर ट्रायंगल है, ये हो जाएगा √3/4 × 3r², ठीक है। हाँ, इतना तो हो गया। अब हम क्या करें, आर की जगह हम लिख देते हैं 64, आर हमारा 60, आर का स्क्वायर 64 है, तो ये 4 4 जा 64, ये होगा 48√3, ठीक है। 48√3। तो हमारा ये जो एरिया ये जो एरिया शेडेड है, शेडेड एरिया, ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करके। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है 64 पाई, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 48√3, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन अपना, हाँ,
ये हमारा आंसर खत्म। हमारा आंसर आया तो है। दिस इज आवर ऑप्शन नंबर डी। खत्म। कितना आसान सवाल, कितना आसान सवाल। अब आते हैं अपने वाटर फ्लो इन टैंक ऑफ डायमेंशन। ठीक है, टैंक का डायमेंशन दे दिया है। ठीक है, रेक्टेंगुलर पाइप है, उसका क्रॉस सेक्शन भी दे दिया है। ठीक है, स्पीड भी दे दिया है। ठीक है, टाइम पूछ रहा है कि जब तक वो 3 मीटर डीप भरना है। ठीक है, तो देखो, वाटर से जितना पानी गिरेगा उतना ही पानी कंटेनर में स्टोर होगा। ठीक है, टैंक में स्टोर होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं टी टाइम में कंटेनर 3 मीटर 3 मीटर तक उसका वाटर लेवल हाइट बढ़ जाता है। ठीक है, टी टाइम में 3 मीटर हाइट उस वाटर लेवल का बढ़ जाता है। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम वाटर होगा टैंक में तब उस समय, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 100 इंटू 3। ठीक है, इतना ही वॉल्यूम पानी, इतना ही पानी हमारे पाइप से टी टाइम में निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना ही पानी हमारे पाइप से टी टाइम में निकलना चाहिए। इसका मतलब 2 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर है तो 2/10 मीटर में चेंज कर लेते हैं, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। और 15/18 इस किलोमीटर घंटा में है, किलोमीटर घंटा में है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और टी टाइम में ये भर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या मिला, 45 × 10⁻³ यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ से हमें मिला 30 × 25 × 10⁻³ / 6। ठीक है, तो 6×5 = 35। तो टी क्या आएगा, 45/125 × 10⁻⁶। और इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 9/25 × 10⁻⁶। ठीक है, तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ से टाइम को जैसे ही निकालेंगे वो आएगा 100, 10⁻⁶ में से 100 बाहर निकालते हैं, वो 25 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 36 × 40। ठीक है, लेकिन हमारे तो हावर में दिया है, तो सेकेंड को हावर में बदलने के लिए 60 × 60 से डिवाइड करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, यानी टाइम हमारा 100 हावर आ रहा है, हावर। ठीक है, टाइम हमारा 100 हावर आ रहा है। 100 हावर। ओके, चलिए अगले सवाल। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ राइट कोन आर रेस्पेक्टिवली, ये क्या देगा, हॉरिजॉन्टल जब कोन को काटेंगे तो सर्कल देगा, वर्टिकल काटेंगे तो ट्रायंगल देगा। खत्म। अगला क्वेश्चन, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है और एसीबीडी डायगोनल डायगोनल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी, ए सी और बी डी इसके डायगोनल है। ठीक है, और क्या बोला है, एंगल डी बी सी, ये एंगल कितना है, 55। फिर एंगल बी ए सी ये कितना है, 45। देन एंगल बी सी डी ये कितना होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो, ये एंगल अगर 55 है, ठीक है, दोनों देखो, दोनों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो 55 डिग्री है,
दोनों एक ही कॉर्ड पे लाई कर रहे हैं, तो ये तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये भी 55 हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होंगे 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए कितना दिया है 55 प्लस 45 100, ठीक है। तो एंगल सी कितना हो जाएगा 80, ये एंगल 100 है तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान। ये बोल रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, इसका मिनिमम वैल्यू बताइए। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। मैं बोलता हूँ इसको ऐसे एक बार लिख लो, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लो, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और इसका, ठीक है, इसका देखो कोस थीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, मतलब कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम 1, और कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब ये कोस स्क्वायर थीटा 0 रहा होगा उस समय या ये क्वांटिटी हमारा, ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये हमारा मिनिमम हुआ होगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा मिनिमम होने के लिए 0 होना चाहिए, ये 2 आएगा। 24 का सी, एकदम आसान, ठीक है। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। इसके हाँ एंगल एपी में है, ठीक है। मान लो ये एंगल ए है, ये ए माइनस डी है, तो ये एंगल ए हो जाएगा, और ये एंगल ए प्लस डी, हमने एपी में तीनों को ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो साइन भी बताना है, तो ठीक है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी हमारा कितना आएगा 180, 3 ए कितना हो जाएगा 180, 3 ए 180, तो ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन साइन बी कितना हो जाएगा √3/2। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हम्म, ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान, ठीक है। बोल रहा है एक एरोप्लेन है 3000 मीटर के ऊपर उड़ रहा है, दूसरे एरोप्लेन के वर्टिकली एबव, मतलब वर्टिकली उसके ऊपर, जस्ट उसके ऊपर ही, ठीक है। और उन दोनों किसी एक पॉइंट से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो एंगल वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 45 बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका थोड़ा इसका ग्राफ बनाते हैं, कैसे थोड़ा समझते हैं। कि मान लो ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ से ये 3000 मीटर के ऊपर पे उड़ रहा है, 3000 मीटर के ऊपर उड़ रहा है। इसके नीचे दूसरा एयरप्लेन भी है, ये ठीक उसके परपेंडिकुलर ही एकदम ऊपर ही उड़ रहा है, ठीक है। किसी एक पॉइंट से दोनों को देखा गया तो 45 डिग्री यहाँ बन रहा है, 60 डिग्री यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब इन दोनों एरोप्लेन्स के बीच की दूरी हमें ये मालूम करनी है, ये जो दूरी है वो मालूम करनी है, ठीक है। तो हम इस दूरी को x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, सॉरी, हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको नहीं, हम एक काम करते हैं, इस नीचे वाली प्लेन की दूरी ग्राउंड से x ले लेते हैं, ठीक है। और इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ये नेम दे देते हैं ए बी सी, दे देते इन ट्रायंगल ए बी सी। 10 45 क्या होगा,
1045 हमारा एक्स बाई बी सी बी, ठीक है। 1045 वन होता है, एक्स इक्वल टू सी बी, मतलब ये भी हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल डी सी बी 1060 इक्वल टू डी बी कितना है 3000 दिया हुआ है अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये होता है √3 इक्वल टू 10030 तो एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 बाई √3 यानी √3 इंटू 10⁻3। ओके, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस 300 में से ये एक्स घटा दे, एक्स कितना घटा है, तो ये है √3 मतलब 1.72 इंटू 10⁻3, ठीक है। मतलब 3000 में से हम इसको घटा दे, ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है, इसके इक्वल अप्रोक्स आएगा, हमारा आंसर सी रहेगा। ओके, हाँ देखिए, एक पैक में 90 कार्ड दिए हुए हैं, उसमें मार्किंग की गई है 110 से 199। कार्ड वाज सिलेक्टेड एंड फाइंड प्रॉपर्टी नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 110 से 110 से 111 करते करते 199 तक प्रिंट है सारे कार्ड पे, और टोटल कार्ड 90 है, टोटल कार्ड 90 है। तो पूछ रहा है कि वो कार्ड जिन पे एक कार्ड हमने सेलेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो सिलेक्ट किया हुआ कार्ड एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो 110 और 199 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, 121, 144, 169, 196, 4 परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये चारों नहीं होने चाहिए, ठीक है। फेवरेबल आउटकम में फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा, 90 में से 4 घटा दो, ये 4 नहीं होने चाहिए, ठीक है, यानी 86, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 86 अपान 90 यानी 43 अपान 45, 27 के बी, ठीक है। ये क्या, ये क्वेश्चन तो आधा अधूरा लग रहा है। जिसने मुझे ये पीडीएफ भेजा वो सही से भेजा नहीं है, तो क्वेश्चन मिस हो गया। चलो कोई नहीं, हाँ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। एक ग्रैंडफादर, टू फादर एंड टू सन, ये कैसे हो सकता है, एक दादा, दो पिता, दो बेटे। तो देखो कैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा रीजनिंग टाइप का है, रीजनिंग टाइप का। देखो ये हैं हमारे ग्रैंड फादर, ठीक है, ये ग्रैंड फादर भी हैं किसी के, प्लस ये किसी के फादर भी हैं, ठीक है। ये अकेले दो चीज़ें हैं, किसी के ग्रैंड फादर, किसी के फादर, ठीक है। फिर इनका सन आएगा, ठीक है, जो इनका सन होगा ये किसी का फादर भी होगा और इनका सन भी है, फिर एक इनका सन आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो है इसके ग्रैंड फादर हो गए, ठीक है। और और इसका ये ग्रैंडफादर, इसका ये फादर हो गए, इसका ये फादर हो गए, ठीक है। और देखो ग्रैंड फादर का सन कौन है, ये है, फादर का सन ये है, ठीक है। तो कुल कितने आदमी है, कुल यहाँ पे 3 ही आदमी है। कौन, एक ग्रैंड फादर, एक फादर, एक सन। जो ग्रैंड फादर हैं वो ग्रैंड फादर भी हैं और फादर भी हैं, और जो फादर है वो सन
ग्रैंडफादर का सन भी है और सन का ग्रैंडफादर भी है, और जो सन है वो केवल एक ही है। ठीक है, तो ये ग्रैंडफादर और फादर दो करेक्टर यहाँ पे शो कर रहे हैं, लेकिन आदमी एक ही है। तो ये एक कुल तीन लोग हैं। तो कितने टिकट खरीदेंगे? तीन। खत्म। वो केवल तीन ही टिकट यहाँ से बाई करेंगे। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स का पेपर। बेहद इजी था, बहुत आसान। बच्चे कोई भी लड़का एक महीना भी, एक महीना छोड़ो, 25 से 20 दिन तक अगर प्रीवियस ईयर लगाया होगा, वो सारा कर लिया होगा। थोड़ा भी मेहनत किया होगा। इस बार का पेपर बहुत आसान है, बहुत आसान। चलिए ठीक है। और बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके। ओके, थैंक यू।